हेलो। आरिफ, चलिए चलिए, तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हुए हैं। हम लोग पढ़ लिए, मतलब सभी प्रकार के नंबर के बारे में जान गए, और उसके बाद सिस्टम भी पढ़ लिए, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टा सिस्टम और हेक्साडेसिमल सब सीख लिए। तो अब हम लोग के पास रिमाइंडर थ्योरम एक रहा हो, फैक्टर थ्योरम, थोड़ा सा समझ लीजिए। जो शेषफल प्रमेय है, शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय क्या होता है, जैसे में अगर हम 5 में 12 का भाग किए, 5 में 12 का भाग किए, तो इसका मतलब यह हुआ कि 5 दूना 10 और 2 शेष बचे। ठीक है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर हम 18 लिख दे, 13 2 से लगाए, तो इतना पर जो 3 आया, यह इसका क्या कहलाता है, शेष कहलाता है। अगर कोई संख्या भाग देने पर पूरी पूरी विभाजित ना हो, अर्थात भाग देने के बाद जो नीचे बच जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शेष कहते हैं। तो शेष जो है, अगर कोई संख्या, मतलब नियम क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। यह है भाज्य, यह है भाज्य। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस, नहीं, आईडी है 40 91 93 874 प्लस शेष। ठीक, कट रहा है ब्लैक बोर्ड। डिविड, हाँ वो कट रहा है। डिवाइजर इक्वल टू होता है, डिवाइजर इक्वल टू होता है, डिवाइजर इक्वल टू होता है डिविडेंड गुने कोसेंट और प्लस रिमाइंडर, और कुछ नहीं। डिविडेंड इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो थोड़ा समझ लीजिए क्या बताना, थोड़ा सा आपका इसमें समझने का गुण है। ये समझिए, अगर मान लेते हैं कि कोई संख्या अगर 3 का मल्टीपल्स है, ठीक है, 3 का मल्टीपल्स है, अगर उसको हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, तो शेष जो है 3 का मल्टीपल्स है कोई संख्या, तो 4 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा। अगर 3 का कोई भी मल्टीपल्स, अगर विषम संख्या हो, 3 का कोई भी मल्टीपल्स विषम संख्या, या ऐसे कहिए कि किसी विषम संख्या का जो वर्ग होता है, थोड़ा सा समझिए, लाइन बाय लाइन समझते चलिए। किसी विषम संख्या का वर्ग हमेशा 4 से भाग देने पर 1 शेष बचता है। अगर कोई विषम संख्या हो, जैसे में मान लेते हैं कि कोई संख्या विषम संख्या, और इसमें 5 के गुना कर दे और इसमें 4 का भाग करेंगे, तो हमेशा शेष 1 बचेगा। अगर यह हम कह सकते हैं कि 1 का स्क्वायर है, उसमें हम 4 का भाग करेंगे, तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। 3 का स्क्वायर है, उसमें 4 का भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 7 का स्क्वायर है, उसमें हम 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा बाबू, 1। रिमाइंडर हमेशा 1 बचेगा, रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा, 1 बचेगा। अगर किसी भी विषम संख्या के, अगर कोई भी विषम संख्या हो, अगर उसका वर्ग लिखा हो, अगर उसमें हम 4 का भाग कर रहे हैं, तो हमेशा रिमाइंडर 1 बचेगा। इस बात को ध्यान रखना। और किसी भी सम संख्या का वर्ग हमेशा 4 से विभाजित होता है, अर्थात रिमाइंडर 0 बचेगा। अगर हम किसी विषम संख्या के वर्ग में 4 से भाग करते हैं, तो रिमाइंडर 1 बचता है। और किसी विषम संख्या के सम संख्या के वर्ग में 4 से विभाजित करते हैं, तो शेष जो है वह 0 बचेगा। अब दोनों को जोड़कर आपसे सवाल पूछ सकता है, जैसे में अभी समझ लीजिए, अगर आपसे पूछ दे कि 419 के स्क्वायर
सॉरी 119 के स्क्वायर प्लस 120 के स्क्वायर में 4 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा? चलिए बताइए, इसका रिमाइंडर क्या बचेगा? इसका रिमाइंडर क्या बचेगा? एक बचेगा। क्या बचेगा रिमाइंडर? 1 बचेगा। तो समझ लीजिए, अगर कोई संख्या मान लेते हैं कि 5 है, इसमें हम 4 से भाग किए, और कोई संख्या 6 है, इसमें हम 4 से भाग किए, तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा बाबू? 1 आएगा। और इसमें रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। अगर हम 5 और 6 को जोड़कर जब 4 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 प्लस 2। रिमाइंडर कितना आएगा? 1 प्लस 2 अर्थात 3 आएगा। देख लीजिए, 11 में जब आप 4 का भाग कीजिएगा तो 4 दूना 8 लग जाएगा, 3 रिमाइंडर बच जाएगा। तो अगर कोई भी संख्या, ऐसे भी समझ लीजिए, अगर मान लेते हैं कि 5 में अगर हम 4 से भी भाग करते हैं तो रिमाइंडर जो है वह 1 बचता है। 6 में हम अगर 4 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है बाबू? 2 बचता है। तो 5 प्लस 6 में अगर हम 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर जो है वह कितना बचेगा? 1 प्लस 2 बचेगा, अर्थात 3 बचेगा। अगर हमसे पूछेगा कि 5 गुने 6 में अगर हम 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? तो 1 गुने 2 बचेगा। 1 गुने 2 बचेगा। अगर वह संख्या 4 से छोटा हो तब, नहीं तो फिर से भाग कर देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर होगा। यह हम बताना चाह रहे हैं कि जैसे में 2 संख्या हम लिए, 2 संख्या ले रहे हैं, मान लेते हैं कि एक 7 ले लिए, इसमें 4 का भाग किए, और हम एक 6 ले लिए, इसमें 4 का भाग करेंगे, पूछेगा कि रिमाइंडर क्या बचेगा? तो आप सबसे पहले यह बताइए, इसमें भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा बाबू? 3 बचेगा। इसमें भाग करेंगे, 6 में 4 का भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 बचेगा। अर्थात इस दोनों का भाग करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा? 3 गुने 2 बचे 4। अर्थात अभी भी भाग लगने वाला है, तो 6 में 4 का भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो यह बात इसके उल्टा पर भी लगता है, इसके उल्टा पर भी लगता है। थोड़ा सा इस पर आने से पहले और आप लोगों को क्लियर करते चल रहे हैं कि मान लेते हैं कि किसी संख्या है 27, अगर इसमें हम 4 का भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है बाबू? रिमाइंडर जो है वह 3 बचता है। तो इसके गुणज से अगर हम भाग देंगे, जैसे में इसका एक गुणज 2 है, गुणनखंड, इसका एक गुणनखंड क्या है? 2 है। तो भाग देने पर हम उसके पूरे में भाग नहीं करेंगे, कल इसमें भाग करेंगे, हम केवल इसमें भाग करेंगे। अर्थात 3 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू? 1 आ जाएगा। तो वही इसका। जिनके बगल में कुछ आवाज हो रहा है तो वो अपना माइक बंद कर लीजिए, सॉरी माइक बंद कर लीजिए। क्या है कि क्लास का रिकॉर्डिंग वीडियो फिर से यूट्यूब पर डाला जाता है, थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए आप लोग तो हम यह बता रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि किसी संख्या में, अब हमको संख्या पता नहीं है, उसमें हम 119 का भाग दिए, 119 का भाग दिए तो रिमाइंडर 53 बचा। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि 17 से भाग देने पर, इस संख्या में 17 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा? कहता है कि n किसी संख्या n को 119 से भाग देने पर, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर रिमाइंडर अगर 53 बचता हो तो 17 से भाग देने पर क्या होगा? तो हमको चेक करना है कि क्या यह इसका फैक्टर है, अर्थात क्या यह इसका गुणनखंड है। अगर हाँ, तो हम पूरी संख्या में भाग नहीं करेंगे, हम संख्या पता करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम किस में भाग कर देंगे? 17 से इसी में भाग कर देंगे। 17 दूना 3 51 हो जाएगा और 2 का रिमाइंडर आ जाएगा, अर्थात रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा कि कोई संख्या n को 119 से भाग करने पर 17 का शेष बचता। कितना शेष बचता है बाबू? 17। तो आपसे पूछेगा, सॉरी 17 नहीं, 53 शेष बचता है। तो 17 से भाग देने पर उस संख्या में कितना शेष
बचेगा। तो क्या है इसका मतलब, हम थोड़ा समझिए कि ऐसा क्यों हो जाता है, थोड़ा सा समझिए। n का मतलब क्या होगा, n का मतलब है n जो है 119 से भाग देने पर 17 से, मतलब यह कोई संख्या ऐसा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर हम इसको 17 गुने 7 लिख सकते हैं, 17 गुने 7 लिख सकते हैं। अगर हमसे पूछेगा कि 17 से भाग देने पर क्या होगा, तो 53 में 17 का भाग। अगर 7 से पूछेगा कि 7 से भाग देने पर क्या बचेगा, तब भी हम 53 में ही भाग करेंगे। हम संख्या निकालने का कोशिश नहीं करेंगे, हम संख्या निकालने का कोशिश नहीं करेंगे। तो क्यों, क्योंकि वह संख्या कम से कम n प्लस 153 होगा, तभी तो 19 से भाग करने पर, तभी तो मतलब कि सॉरी n कहते हैं कि वह संख्या जो होगा 119n प्लस क्या होगा 53 होगा। वह संख्या अगर किसी संख्या n में, अगर हम किसी संख्या n में 119 से भाग दिए हैं और 53 शेष बचा है, इसका मतलब n क्या होगा 119 अगुने कुछ ना कुछ संख्या होगा, अर्थात भाजक उसका कितना है, भाजक 119 से भाग दे रहा है, यानी कि 119 अगुने क्वोशिएंट भागफल कुछ ना कुछ होगा, और प्लस रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर 53। जब हम इसमें और 17 का भाग करेंगे, इसमें हम 17 का भाग करेंगे, तो यह तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो शेष बचेगा यही बचेगा, जो शेष बचेगा यहीं पे बचेगा। तो ऐसा सवाल कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और यह आता रहता है। यह आपका बहुत आसान सवाल है और यह सवाल बार बार आता रहता है, ठीक है। तो आपसे कोई भी पूछ देगा, जैसे में कि कह देगा कि किसी संख्या को 144 से भाग करने पर 40 से शेष बचता है, तो 16 से भाग करने पर क्या शेष बचेगा, तो हम किस में भाग करेंगे, केवल 40 में भाग करेंगे और 8 शेष बच जाएगा। कितना शेष बच जाएगा, 8 शेष बच जाएगा। हम उस बाकी बात को छोड़ देंगे, कब, जब यह इसका गुणनखंड हो, यह इसका गुणनखंड हो तब। और जब भी देता है तो देता है, फिर गुणनखंड नहीं देगा तो फिर क्या देगा वो भी बताएंगे। तो हम क्या बता रहे थे, अब यहाँ पर समझिए कि अगर किसी विषम संख्या के वर्ग को, किसी विषम संख्या के वर्ग को 4 से भाग देते हैं तो कितना शेष बचता है, 1। और विषम सम संख्या को वर्ग को भाग देते हैं तो कितना शेष बचता है, 0। तो यहाँ से तो 1 बचेगा और यहाँ से 0 बचेगा, अर्थात शेष कितना बचेगा, 1। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। हमसे पूछ देगा कि 119 के प्लस 121 के स्क्वायर प्लस 123 के स्क्वायर में 4 से भाग करने पर कितना शेष बचेगा, 3। बिल्कुल, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, अर्थात 3 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। अगर मान लो कि दे दिया कि 51 के स्क्वायर प्लस 53 के स्क्वायर प्लस 55 का स्क्वायर प्लस 57 का स्क्वायर प्लस 59 के स्क्वायर में अगर हम 4 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 5। तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा। तो 5 नहीं कोई बोलेगा बाबू, इसमें लफड़ा क्या है कि यहाँ तो 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, अर्थात 5। क्या कभी भी 4 से भाग देने पर शेषफल 5 बच सकता है, नहीं बच सकता। किसी संख्या में हमको अगर 4 से भाग करना है तो शेषफल 5 बच ही नहीं सकता। तो जैसे ही 4 से बड़ा हुआ तो फिर से एक बार भाग कर देंगे, फिर से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, अर्थात रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर किसी संख्या के वर्ग, विषम संख्या, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना सब विषम संख्या, तो हम एक पहला बात बताएं कि किसी विषम संख्या के वर्ग को 4 से भाग करने पर, किसी विषम संख्या के वर्ग को 4 से भाग करने पर वह संख्या पूर्णतः जो है वह किससे विभाजित होता है, पूर्णतः 4 से, मतलब सॉरी 4 से विभाजित न होकर 1 शेष बच जाता है। अगर 4 से भाग करें तो 1 शेष बच जाता है, जबकि सम संख्या में करेंगे तो कितना शेष बचेगा, 0 बचेगा। इसी सवाल को ऐसे भी पूछ सकता है, इसी सवाल को कि 51 का स्क्वायर
प्लस 52 के स्क्वायर प्लस 53 के स्क्वायर प्लस 54 के स्क्वायर में 4 से भाग करने पर शेषफल कितना बचेगा? 0 कैसे होगा? 0 तो इसमें होगा और 0 इसमें होगा, इसमें 1 बचेगा, इसमें 1 बचेगा, 1 का 1 कितना हो जाएगा? 1 का 1 कितना हो जाएगा? 2 होगा 2। तो क्या इसमें किसी को कोई लफड़ा है? नहीं होना चाहिए। अब सुनिए, अब कोई भी विषम संख्या जो है, कोई भी विषम संख्या वह क्या होता है? कोई भी विषम संख्या जो है वह 4n+1 होता है या 4n+3 होता है। कोई भी संख्या विषम संख्या या तो 4n+1 होता है, नहीं तो 4n+3 होता है। कोई भी विषम संख्या 4n+1 होता है या 4n+3 होता है। 10th में यह पढ़ना है, लेकिन जब हम लोग 10th में पढ़ते तो इस बात को ध्यान नहीं देते। तो यह क्या है कि कहने का मतलब 5 लिखा हुआ, तो इसका मतलब है 4 गुने 1 प्लस 1। अगर कोई संख्या 7 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 4 गुने 1 प्लस 3। अगर कोई संख्या 9 लिखा हुआ है तो 4 गुने 2 प्लस 1, 4 गुने 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा बाबू? यानी कि 4 गुने 2 प्लस 3। तो कोई भी संख्या विषम तभी आएगा, कोई भी संख्या विषम तभी आएगा जब वह 4n+1 या 4n+3 के रूप में। तो यहाँ पर 2 कंडीशन है। अगर कोई संख्या, अगर कोई 2 संख्या 4n+1 के रूप में, अगर कोई 2 संख्या 4n+1 के रूप में हो, यानी कि 4n+1 और 4n+1, तो उसमें 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा बाबू? 1 बचेगा। उसमें कितना बचेगा शेषफल? 1 बचेगा। या कोई संख्या 4n+3 के रूप में हो और दूसरा संख्या भी 4n+3 के रूप में हो, तो उसमें भी 4 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा बाबू? 1 बचेगा। उसमें भी रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। हम क्या बता रहे हैं, जैसे में 4n+1, एक तो 9 हो गया और गुने 13 हो गया, 9 और 13। तो इसमें जब हम 4 का भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 1। कितना बचेगा? 1 बचेगा। और इसमें भी भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 1 ही बचेगा। जैसे में कोई संख्या है 4 का 4 और 3, 7 गुने 4 दूना 8, 3 11। देखिए यह संख्या क्या है? 4 गुने 1 प्लस 3 के रूप में। यह संख्या क्या है? 4 गुने 2 प्लस 3 के रूप में। अगर कोई संख्या या तो 4n+1 के रूप में, लेकिन दोनों 4n+1 के रूप में ही हो, या दोनों संख्या 4n+3 के रूप में ही हो, तो उसमें 4 का भाग करने पर रिमाइंडर कितना बचता है? 1 बचता है। अर्थात यह बात हुआ कि अगर कोई संख्या, कोई विषम संख्या लगातार न लिखकर 1 का गैप पर हो, कितना के गैप पर लिखा हो? 1 का। हम वो भी बता रहे हैं, मान लेते हैं कि कोई संख्या 11 गुने 15 है, इसमें 4 का भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा बाबू? 1 बचेगा। कोई संख्या 17 गुने 21 है, इसमें 4 का भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा बाबू? 1 बचेगा। अगर ये कोई इसमें का ले ले, ये कोई इसमें का ले ले, ठीक ना? अगर कोई संख्या एक संख्या में हो और एक संख्या 4n+3 के रूप में हो, तो रिमाइंडर हमेशा 3 बचेगा। रिमाइंडर हमेशा कितना बचेगा बाबू? 3 बचेगा। ठीक है, अगर इस बात को आप लोग समझ गए होंगे तो हम इस पर सवाल बनाते हैं। हम इस पर क्या बनाते हैं? सवाल। रिमाइंडर बताना। तीन होगा।
देखिए अभी बताएं, यह संख्या कितने के गैप पर है बाबू? जब भी संख्या इस रूप में होगा तो 4 के गैप पर होगा, तो 4 के गैप में है तो 1 शेष बचेगा, और 2 के गैप पर होगा तो 3 शेष बचेगा, तो 1 का प्लस 3 हो गया यानी कि 4, और 4 में 4 का भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा? 0 आएगा। मतलब कि यह समझ लीजिए, अगर कोई संख्या लगातार दो विषम संख्या हो, लगातार दो विषम संख्या और 4 का भाग करेंगे तो शेषफल 3 बचेगा, और 1 के गैप पर हो, भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। जब लगातार हो तो 3 बचेगा शेषफल, और जब 1 के गैप पर हो, एगो बीच में का ना दिया हो, बाद में का दिया हो, तब भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 1। जैसे में 19 में 21 का गुना करके 4 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा? 3 की लगातार विषम संख्या है ना, 2 लगातार विषम संख्या है ना, जब 2 लगातार विषम संख्या है, लगातार 2 विषम संख्या है, तो उसमें 4 का भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा? 3। आप करके देख लीजिए, अगर 4 के अंतर मतलब एगो छोड़ के हो, 21 ना देकर 30 दे दिया, और तब 4 से भाग करेंगे तब कितना बचेगा? 1। तो यही बात यहाँ पर था, यही बात यहाँ पर था। आप यहाँ भी सोच सकते हैं कि यह 4n+1 के रूप में, यह भी 4n+1 के रूप में। कैसे? हम पूरा 900 थोड़ी देखना है, हमको केवल 13 देखना है, क्योंकि 4 की व्यवस्था के नियम तो वही। आप देखने लगे, आप पूरा देखने लगे 900, यहाँ पर ये सब को मत देखो लोल है क्या, 4 से इसका कहानी थोड़ी मतलब है, इसका कहानी खत्म, इसका कहानी खत्म, इसका कहानी खत्म, इसका कहानी खत्म, बस। अब इसमें कितना बचेगा बाबू? 1। इसमें कितना बचेगा? 3। तो 3 और 1 4, अर्थात 4 में 4 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर लगातार कोई दो विषम संख्या में अगर 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 3 बचेगा, इतना बात समझ लीजिए। अगर कोई संख्या लगातार है विषम में, लगातार विषम मतलब 3 5, लगातार विषम मतलब 11 13, लगातार विषम मतलब 15 17, ठीक है ना, तो शेषफल 3 बचेगा, और 1 छोड़ कर दिया हुआ था शेषफल 1 बचेगा, और दोनों को गुना करके उसके बाद घटाव दे देगा तो आप लोग भर लीजिएगा। अब थोड़ा सा और समझिए, अगर a प्लस कोई संख्या है एवं x के पावर n -1, x के पावर n -1, तो वह संख्या हमेशा 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 अगर हमेशा x -1 से विभाजित होता है, हमेशा x -1 से विभाजित होता है। कोई संख्या x के पावर n -1 हो तो वह संख्या हमेशा x -1 से विभाजित होता है। अब समझिए, अगर मान लेते हैं कि आपसे ऐसा दे दिया 333, एग्जाम में पूछ देगा कि 32 से भाग करने पर शेषफल कितना बचेगा? 32 से भाग करने पर शेषफल कितना बचेगा? 0। क्योंकि यह संख्या इससे पूर्णतः विभाजित है, तो यहाँ पे ठीक है शेषफल कितना बचेगा? 0। ठीक है, अब ऐसे सवाल ना देकर ऐसे पूछते हैं, इस यहाँ पर 34 दे दे, कुछ भी दे दे, माइनस, अब पूछेगा कि शेषफल क्या बचेगा बाबू? दशमलव में जाएगा, दशमलव में नहीं जाएगा। कहने का मतलब बाबू, हम थोड़ा सोचो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 33 के पावर 34 -1 और -1 अब बटा 32। यह संख्या तो 32 से पूर्णतः विभाजित है, यह संख्या 32 से पूर्णतः विभाजित, 1 घटा देंगे
मान लो कि यहाँ पर कोई संख्या 20 जो है वह 5 से पूर्णतः विभाजित है। वह संख्या मान लो कि 5 से पूर्णतः विभाजित है, 20 जो है 5 से पूर्णतः विभाजित, इसमें हम एक कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा 19। क्या 19 5 से पूर्णतः विभाजित होगा? नहीं होगा। कितना शेष बचेगा? माइनस का जो इसका है वही तो शेष बचेगा, अर्थात 32 माइनस 1 इसका आंसर, 32 माइनस 1 इसका आंसर हो जाए। अगर मान लो कि 2 घटा देते तो कितना आ जाता? 18। तो क्या 18 में 5 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा? 3 ही तो बचेगा। तो अब यहाँ से 2 घटा देंगे, हम क्या कर देंगे, यहाँ से 2 घटा देंगे। अब एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कर देगा, ऐसे लिख देगा 123 के पावर 123 माइनस 120 बटे 122। अब पूछेगा कि यह संख्या को, इस संख्या को भाग करने पर, इतना को 22 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा? तो कुछ भी नहीं करना, 123 के पावर 24 अब माइनस 1 अब माइनस 119 कर देंगे। कितना कर देंगे? माइनस। अगर यह संख्या 122 से भाग कर, यह संख्या तो पूरा पूरा कर जाएगा, तो यह इतना 119 कम है, अर्थात 119 रहता तो कर जाता, तो 122 में से 119 भर जाता, तो 3 रिमाइंडर बच जाएगा। कितना रिमाइंडर बच जाएगा? 3 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप भली भांति समझ लीजिए कि अगर कोई संख्या x के पावर n हो, x के पावर n हो -1 हो, तो वह संख्या हमेशा, कोई संख्या x के पावर n -1 बटा x -1 हो तो रिमाइंडर वो है 0 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। आप खुद सोच सकते हैं, देख लीजिए, जैसे में 5 के पावर 1 -1 बटा 5 में से 1 जाएगा तो 4, देख लीजिए 4 से पूरा कर जाएगा, ये 4 ना आएगा। 5 के पावर 2 -1 बटे 4 करेंगे, 25 में से 1 जाएगा तो 24, पूर्ण विभाजित है कि नहीं है। 5 के पावर 3 -1 बटा 4 कीजिएगा तो 125 में से 1 जाएगा तो 124, 124 4 से विभाजित है। आप किसी भी संख्या के ले लीजिए, 3 के पावर 3 -1 बटे 2 पूर्णतः विभाजित होगा। 7 के पावर 2 -1 बटे 6 करके देख लीजिए, 7 क्या है, 7 दूना मतलब 7 के स्क्वायर 49 48 बटे 6। समझ में आ रहा है ना। अगर कोई संख्या के पावर सम हो या विषम हो, किसी भी संख्या के पावर सम या विषम अब माइनस में 1 हो, माइनस में कितना हो 1, अब 1 नहीं देगा एग्जाम में, आप लोल नहीं है कि 1 देगा, अभी बताया क्या देगा, वो कुछ जोड़ के या कुछ घटा के दे देगा, कुछ जोड़ के या कुछ घटा के दे देगा, तब आपसे पूछेगा कि उसका रिमाइंडर क्या बचेगा। जैसे में दे देगा कि 132 के पावर इतना अब प्लस 90 अब बट्टा 131, रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर क्या बचेगा? कोमल बताओ, रिमाइंडर क्या बचेगा? तो कुछ नहीं, 41 बचेगा। अरे 41 कैसे बचेगा बेटा? मतलब देख लीजिए 132 के पावर 140 है, अब -1 रहता तो यह संख्या 131 से पूरा कट जाता, लेकिन वहां पर हमको 90 लाने के लिए 91 पूरा ना पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा, तो यह संख्या पूरा कट गया, तब 91 में 131 का भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा? 91 बचेगा। नहीं समझ में आया? अगर मान लो कि कोई संख्या 140 है, 14 से पूरा विभाजित है ना, और इसमें हम 4 जोड़ देंगे तो कितना शेष बचेगा बाबू? 4 ही तो बचेगा।
कोई संख्या 156 है, 12 से पूरा विभाजित है, और इसमें हम 6 जोड़ देंगे तो कितना शेष बचेगा? 6 ही तो शेष बचेगा। तो यह बात तो यह अभी थोड़ी कट रहा है, हम इसको क्या कर दिए, इसको हम मतलब प्लस क्या 91 लिखे थे, 90 लिखे थे ना। चलिए हम इसको 132 के पावर 140 अब -1 अब प्लस 91 लिख देंगे तो तुमको क्या तकलीफ है कोई तकलीफ? हम 90 को 91 -1 लिख दिए तो कोई तकलीफ है? नहीं तकलीफ। तो ये बेचारा पूरा पूरा कट जाएगा और यह 91 बच जाएगा। इसीलिए तो उस समय से वो बता रहे थे छोटी बात कि अगर हमको ये इसमें भाग करेंगे कि कोई संख्या 150 है, उसमें 15 का पूरा भाग लग रहा है, तो अब हम केवल उसमें जो जोड़ेंगे वही शेष बचेगा, उसमें जो जोड़ेंगे वही तो शेष बचेगा। ठीक है ना? किसी को कोई तकलीफ है क्या? देखिए ऐसा क्यों होता है, देख लीजिए थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर अब माइनस वाई स्क्वायर, ठीक ना? तो यह संख्या जो है इसका गुणनखंड क्या होता है? एक्स माइनस वाई इंटू वाई होता है ना? अगर इसको आप तोड़िएगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब बाकी कुछ भी होता है लेकिन इससे तो कटेगा, एक्स माइनस वाई से कटेगा कि नहीं कटेगा? बस अगर हम एक्स के पावर 4 माइनस वाई के पावर 4 कर दें तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? अर्थात यह संख्या x माइनस वाई से कटेगा ही कटेगा, बाकी बात कुछ भी होगा, लेकिन x माइनस वाई से कटेगा कि नहीं कटेगा? अगर x के पावर 5 माइनस वाई के पावर 5 को भी आप तोड़िएगा तो एगो गुणनखंड उसका x माइनस वाई आएगा ही है, उसका एगो गुणनखंड x माइनस वाई आएगा ही है। अर्थात अब यह बात भी आपको समझ में आना चाहिए, न केवल एक बल्कि 100 मान लेते हैं कि 130 के पावर 3 दे दिया, अब माइनस 3 के पावर 3 दे दिया, अब बट्टा पूछ दिया आपसे 127 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा? अभी बताएं, 0 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। अभी बताएं कि अगर कोई संख्या x के पावर n माइनस वाई के पावर n बट्टा हो तो वह संख्या x माइनस वाई से पूर्णतः विभाजित होता है, वह संख्या x माइनस वाई से पूर्णतः विभाजित। ठीक है? किसी को कोई तकलीफ है? चलिए हम क्या कहें कि अगर कोई संख्या 150 का स्क्वायर और माइनस इसको हम 2 का स्क्वायर और माइनस 1 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं क्या? कहिएगा कि सर क्या फंसा रहे हैं? हाँ यही फंस जाइए, अभी फंसिए, परीक्षा में नहीं फंसिएगा।
अब बताइए कि यह संख्या 148 से तो कटेगा ही कटेगा, तो यही तो ये घट के काम खत्म कर दिया। अगर हम यहाँ पे 4 लिखे रहते, यहाँ पे 4 लिखे रहते तो कोई लफड़ा था क्या? कोई लफड़ा नहीं था। लेकिन बेचारा ये आके सब काम खराब कर दिया। सब काम क्या कर दिया? खराब। मतलब -1 बचेगा। कितना बचेगा? -1। रिमाइंडर माइनस में कभी नहीं होता है। मतलब कि 148 - 1। एक 147। निगेटिव रिमाइंडर थोड़ा समझा दे ताकि आप लोगों को समझ में अभी क्लियर हो जाए। निगेटिव रिमाइंडर समझिए कि मान लेते हैं कि 10 में अगर हमको 4 का भाग करना है तो निगेटिव रिमाइंडर हम 3 से लगा दिए तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा बाबू? 12। तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस। अर्थात यह निगेटिव रिमाइंडर है। आप किसी भी संख्या को बनाने के लिए ऐसा सोच सकते हैं कि उसका आंसर जो है वह -2 बचेगा। कितना बचेगा? -2। लेकिन आंसर कभी रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता, इसलिए 4 - 2 कर देंगे, अर्थात 2 आंसर हो जाएगा। आप नॉर्मल करके देखिए, 10 में 8 4 से भाग करना है तो 4 दूना 8, इसमें भाग कीजिएगा तो 2 आएगा। कहने का मतलब है, मान लेते हैं कि इसमें हम 7 से भाग करते हैं 40 का। कितना का भाग किए? 40। तो हम क्या कहें, निगेटिव रिमाइंडर निकाल लीजिए। कितना आ जाएगा? 7 - 42 आ जाएगा। 7 कितना आ जाएगा? 42, अर्थात माइनस का 2 आ जाएगा। तो हम कहे कि नहीं, माइनस का 2 नहीं, हम इसको आंसर बताते समय 5 बताएं। 7 - 2। जैसे अब देखिए 40 में 7 से भाग कीजिएगा तो 7 × 5 = 35, कट कर कितना आ जाएगा? जब बड़ा सवाल होगा तब वहां पर आपको काम करेगा। अभी तो लगेगा कि सर ऐसे न कहा करेंगे कि वैसे कर रहे हैं आप। अभी बताएं कि 147 में भाग करना है। मान लो कि 200 या मान लो कि 147 292 में। अब हमसे पूछेगा कि इसका रिमाइंडर क्या होगा? इसका रिमाइंडर क्या होगा? तो हम कहेंगे कि इसका रिमाइंडर -2 होगा। इसमें 2 का गुना करेंगे तो 294 आ जाएगा, तो -2। लेकिन आंसर बताते समय हम 144 - 2 बताएंगे, अर्थात 147। आप नॉर्मल करके देख लीजिए, 1 से कीजिएगा 147 आएगा। 5 7 सॉरी इसमें से 4 1 आ जाएगा ना। हाँ, तो देखिए 145 आया कि नहीं है। तो माइनस रिमाइंडर नहीं होता है, लेकिन वह काम की चीज होता है। क्या होता है? वह काम का चीज होता है। अब इस सवाल में आपका वही काम लग गया। यह सवाल दिया था, काम मिटा दिए क्या? वो सवाल नहीं, यहाँ पर 5 था, यहाँ पर कितना था? 5। तो हम क्या कहें कि अगर कोई संख्या x के पावर कुछ हो और फिर y के पावर वही संख्या हो, अगर वह संख्या उस मतलब कट रहा है तो इसका मतलब है इसका 2 कम है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिखा होना चाहिए था। इतना यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए? 2 का स्क्वायर। लेकिन क्या लिखा हुआ है? नहीं लिखा। तो हम इसको ऐसे तो सोच सकते हैं कि 2 का स्क्वायर अर्थात -4 - 1, अर्थात ये 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहाँ तक पूरा कट जाएगा तो -1 रिमाइंडर बचेगा। तो वास्तव में -1 रिमाइंडर नहीं होता है, 148 - 1 यानी कि 147 आंसर होगा। आया कुछ समझ में? चलिए अब और समझिए, धीरे धीरे समझने का कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई संख्या x के पावर n हो और +1 हो, यदि कोई संख्या x के पावर n हो और +1, अभी दोनों क्या पढ़ रहे थे? दोनों क्या पढ़े हैं? माइनस। क्या पढ़ रहे हैं? माइनस। तो वह संख्या x के पावर n से विभाजित होगा यदि n कोई ऑड नंबर हो। विषम संख्या यदि x के पावर n +1 x +1 से तभी विभाजित होगा जब n क्या हो? कोई विषम संख्या। n क्या हो? कोई विषम संख्या। जैसे मैं अभी समझ लीजिए कि x के पावर 1 + 1
तो हम x प्लस 1 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, कट जाएगा x के पावर 1, ये x प्लस 3 प्लस 1 बटा x के पावर 1, इससे विभाजित होगा कि नहीं होगा, होगा। देख लीजिए आप, x प्लस 1 इंटू इसका फॉर्मूला होता है ना ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला तो होता है, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला होता है क्या, नहीं ना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो इसीलिए माइनस वाला में तो कुछ भी रहेगा कट जाएगा, माइनस वाला, लेकिन प्लस वाला में तभी कटेगा जब वह ऑड हो, जब वह ऑड होगा। क्या सभी लोगों को आवाज जा रहा है ना? जी सर। चलिए तो समझिए, अब इस पर सवाल क्या पूछेगा, इस पर सवाल यह पूछेगा जैसे में 64 के पावर 65 प्लस 1 बटा 65 पूछेगा कि आंसर क्या होगा इसका, रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। सिंपल लॉजिक है कि यहाँ की संख्या मत देखना है, एक्स नहीं देखना है, क्या ऑड देखना है, एन, पावर एन होना चाहिए, पावर मतलब कि ऑड संख्या होना चाहिए, नहीं कि ये इस पर ध्यान देना कि तो ऑड है नहीं तो कैसे लोल कहाँ के, पावर न होना चाहिए, पावर। हाँ अब मान लो कि ऐसा सवाल थोड़े पूछेगा, वो तो समझ गया कि बच्चा सब पढ़ के आता है, फिर से वही अब पूछेगा आपसे कि 37 के पावर 37 अब प्लस 36 अब भागा 38, रिमाइंडर क्या होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल 35 होगा। अब क्या कहें, अगर यह x के पावर n लिखा हुआ है तो हम इसको 37 के पावर 37 और प्लस 1 के पावर 37 और प्लस 36 लिख सकते हैं, मतलब 35 लिख सकते हैं, 36 को इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब इसमें 38 का भाग करना है तो इसका मतलब ये तो पूरा बर्बाद हो जाएगा, बचेगा यही ना, तो 35 एक्स्ट्रा है, तो 35 एक्स्ट्रा है मतलब। अब ऐसा ना करके माइनस में कर देगा, क्या कर देगा, -9। अब बताइए इसका आंसर क्या, कोई बताओ इसको, अट्ठाईस 28 बिल्कुल 28 बता रहे हैं आप लोग, 28 ही होगा, क्या होगा 28 ही। देखिए 37 के पावर 37 इसको हम प्लस 1 के पावर 37 और -10 लिख सकते हैं, -10 लिख सकते हैं, अब बट्टा 38 करना है तो यह तो बर्बाद हो जाएगा, तो -10 और -10 आंसर नहीं होता है, तो क्या आंसर होगा 38 माइनस 28। समझ में आया, सभी लोगों को समझ में आया? तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कल इस पर और सवाल, अभी रिमाइंडर थ्योरम चलेगा 2-3 दिन, बहुत प्रकार के सवाल आता है। तो फिर मिलते हैं कल, जय हिंद, जय अल्लाह।